हेलो गाइज, टैली विद टैक्स, व्हाई दिस कोर्स? गाइज, ये कोर्स में मैंने एक्चुअल आपको जो ऑफिस में एंट्रीज होती है, यू कैन वॉच द डेमो, उसमें दिखेगा कि जो एक्चुअल बिल्स की एंट्री होती है आपकी, वो एंट्रीज मैंने इसमें दिया है अलॉन्ग विथ टैक्स का तड़का, जीएसटी, टीडीएस, इसको कैसे यूज करे, ऐसे बिल्स की एंट्री कैसे पास करे। ये कोर्स देखने के बाद यू विल गेट रेडी फॉर द जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू। चलिए गाइस, अब क्वेश्चंस करते हैं 27, 28 और 29 रूल पे। ओके, चल देख क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन रूल नंबर 27। तो 27 में हम लोगों ने देखा था होली और पार्टली कंसिडरेशन आपको काइंड में मिलता है। तो ऐसे केस में क्या है, देख, मिस्टर एक्स परचेस एन एप्पल फोन, ओपन मार्केट वैल्यू ₹80,000। एक्स परचेसेस एन एप्पल आईफोन, जिसकी ओपन मार्केट वैल्यू 80,000 है, फ्रॉम रजिस्टर्ड मोबाइल डीलर इन एक्सचेंज ऑफ हिज एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन। मतलब एक्स जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास गया, अपना एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन दिया और नया फोन परचेस किया। गुड। द रजिस्टर्ड मोबाइल डीलर agreed to accept 72,000 instead of his quote 75,000, as he would still in a profitable position, being the old mobile phone can be sold out at 10,000. Determine the GST implication on such a transaction. Very simple. देखो क्या हुआ था कि मिस्टर एक्स था, इसके पास कोई एक मोबाइल फोन था, ही इज यूआरडी पर्सन, ऑफ कोर्स जैसे आप में, ये गया रजिस्टर्ड डीलर के पास। ऐसा बहुत बार होता है, आपने देखा होगा, आप भी गए होंगे ऐसे रजिस्टर्ड डीलर के पास। ऐसे सिचुएशन खुद के ऊपर लेना चाहिए तो समझ में आता है, राइट। और ये रजिस्टर्ड डीलर को बोला कि मुझे एप्पल आईफोन चाहिए, तो जिसकी ओपन मार्केट वैल्यू 80,000 रुपीज थी। ओके, ग्रेट। अब इसने पहले रजिस्टर्ड डीलर ने कोट किया कि मैं आपको ये, आप एक्सचेंज में मुझे आपका फोन दो, आपका मोबाइल फोन एक्सचेंज में दो, और मैं आपको ये एप्पल आईफोन जो है, ये आईफोन मैं आपको 75,000 में दूंगा। ऐसा पहले ऑफर दिया, बट बाद में उसने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको सिर्फ 72,000 में दे दूंगा। मतलब रजिस्टर्ड डीलर ने एक्स को बोला कि 72,000 में डील पक्की कर ले। एक्स ने बोला ओके कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में फालतू चीजें दी। ये रजिस्टर्ड डीलर को ये पता था कि ये जो एक्स से जो मोबाइल फोन ले रहा है, सेकेंड हैंड मोबाइल फोन है, ये सेकेंड हैंड फोन जो ये ले रहा है, ये रजिस्टर्ड डीलर मार्केट में आगे बेचेगा तो उसको 10,000 रुपीज मिलेगा, और ये 72,000, मतलब टोटल वैसे भी उसको कितना मिल रहा है, 82,000 मिल रहा है, राइट। मतलब इन एनी वेज रजिस्टर्ड डीलर इज इन प्रॉफिट। तो उसने बोला ओके चलो ठीक है, मैं आपको 72,000 में देता हूं ना। सवाल ये उठा कि ये रजिस्टर्ड डीलर अब जीएसटी कौन से वैल्यू पे देगा, 72,000 पे देगा या फिर 80,000 पे देगा, कौन से वैल्यू पे देगा। तो वहां पे हमने देखा था बेटा कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल है तो फिर ओपन मार्केट वैल्यू, पहले ओपन मार्केट वैल्यू देखते अपन, अभी देख के अपन पिछले लेक्चर में। ओके, तो ओपन मार्केट वैल्यू विल बी द वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर द सेक ऑफ लिविंग जीएसटी। तो देखो आप, as per rule 27, where price is not a sole consideration for the supply, the open market value would be the value of supply. Therefore 80,000 would be the value for the in case of this supply. Okay, और दूसरा एक implication हम लोग ऑलरेडी देख के आए बेटा कि अभी जो यूआरडी पर्सन से परचेस करता है ना, जो पर्सन अगर आरडी पर्सन यूआरडी पर्सन से परचेस कर रहा है, तो फिर जो 9(4) में रिवर्स चार्ज लगता था, है ना, रिवर्स चार्ज एग्जेम्पशन चैप्टर में देख के आया, अगर आपको याद होगा तो, वो रिवर्स चार्ज को भी एग्जेम्प्ट किया गया, एग्जेम्पशन में कहा गया, राइट। 30 सितंबर 2019 तक, याद आ रहा है कुछ आपको, एग्जेम्पशन में देख के अपन, पहले ऐसा था कि अगर यूआरडी पर्सन 5,000 के ऊपर गुड्स बेच रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरना पड़ता था। अब वो प्रोविजन हट गया, तो ये रजिस्टर्ड पर्सन को ये सेकेंड हैंड मोबाइल जो इसने परचेस किया उसके ऊपर कोई जीएसटी भरने की जरूरत नहीं, तो वही वहां पे लिखा है नीचे। ओके 9(4).
चल फिर आगे सेकंड, मिस्टर एस सप्लाइड द गुड्स एक्स, एस ने क्या किया, एक एक्स नाम के गुड्स है, गुड्स का नाम है, एक सा पर्सन का नहीं, टू मिस्टर आर फॉर कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख रुपीज। तो एस ने आर को 5 लाख रुपए में कोई गुड्स भेजा। मिस्टर आर ऑल्सो गेव सम मटेरियल टू एस एज अ कंसिडरेशन फॉर सच अ सप्लाई हुज वैल्यू इज 20,000। तो कैसे ट्रांजैक्शन हुआ हो देखो, मिस्टर एक्स ने एस ने आर को कोई गुड्स दिया, मिस्टर आर को, जिसकी वैल्यू थी 5 लाख, ओके, और आर ने भी कोई गुड्स दिया जिसकी वैल्यू थी 20,000 रुपीज, ओके ग्रेट। देन मिस्टर एस हैज सप्लाइड द सेम गुड्स टू अनदर पर्सन एट 5,71,200 विच इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो ये जो एस है ये बाकी मतलब ओपन मार्केट वैल्यू वी कैन कॉल, बाकी लोगों को ये कितने में बेच रहा है 571,200, बट दिस वैल्यू इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, वेरी इंपॉर्टेंट। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो उसमें 2 कंडीशन दी आपको पहले केस में। व्हाट वुड बी योर आंसर, अच्छा पहले तो ये डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये पहला केस, ये दूसरा केस और ये 3 केस दी, ओके चल। तो पहले केस में व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो हमको मालूम है कि अगर काइंड में होली और पार्टली इन काइंड है तो हम क्या करते गाइस, हम पहले तो ओपन मार्केट अवेलेबल है क्या देखते, यस ओपन मार्केट वैल्यू इज अवेलेबल, हमको दिख गई ओपन मार्केट वैल्यू, क्योंकि मिस्टर एस बाकी लोगों को कितने में बेच रहा है 571,200, बट दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो इसमें से पहले जीएसटी बाहर निकालना पड़ेगा। तो चलो 571,200 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 12, राइट। तो देखो ये हो गया पहला केस, 571,200 ये इंडिपेंडेंट लोगों से चार्ज किया हुआ है, इसको 112 से डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। अब ये वैल्यू हो गई वैल्यू फॉर सप्लाई अंडर कंसिडरेशन, राइट, 5,10,000, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 5,10,000। ना इन सेकंड केस देखो, सेकंड केस का कहां गया भाई, सेकंड केस, हाँ। What would be your answer if the price of 571,200 is not available at the time of supply of goods to Mr. R? मतलब क्या, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ऐसा बोला, अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दी क्वेश्चन में 571,200 अगर नहीं होती तो फिर हम क्या करते, तो आपको मालूम है हम लोगों को क्या करते बेटा, तो देखो नीचे लिखा हुआ, एज पर रूल 27 ऑफ सीजीएसटी रूल्स, where the supply of the goods or service is for consideration not wholly in money, the value shall be, हम लोग ऑलरेडी सब पढ़ के आई, the open market value of the supply, ये तो हमने पहला कर लिया इससे। दूसरा, if the open market value is not available, अब हमारा केस आ गया, the sum of consideration in money and any such a further sum of money as is equivalent to the consideration not in money if such a amount is known at the time of consideration। तो हम क्या देखेंगे कि ये गुड्स हमने उसको कितने में बेचे, 5 लाख में दी, और उसके बदले में उसने हमें और कुछ दिया, मतलब हमने इतना तो मिला ही हमें, है ना, हमें 5 लाख तो मिला ही। दिस वी रिसीव्ड मिस्टर एस रिसीव, ये तो मिला ही हमको, इसके अलावा हमें क्या मिला बेटा, इसके अलावा वैल्यू या अमाउंट रिसीव्ड, चार्जेस रिसीव्ड, 20,000 की मार्केट वैल्यू के गुड्स भी मिले, मतलब अब हमारे लिए टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया 5,20,000, ओके। तो देखो, द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शॉल बी डिटरमिन्ड एज अंडर, तो कंसिडरेशन इन मनी 5 लाख जो हमको मिला, और वैल्यू ऑफ नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन, अरे हमने 5 लाख में इसलिए बेचा उसको क्योंकि उसने हमको कुछ तो भी दिया, और वो कुछ तो भी कितने रुपए का दिया, 20,000, 5,20,000, ओके। एंड लास्ट वन, व्हाट वुड बी योर आंसर इन द अबाउ केस इफ द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट अवेलेबल बट एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मिस्टर एस द आइडेंटिकल गुड्स हैव बीन सप्लाइड एट ₹5,25,000 एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। तो ओपन मार्केट वैल्यू तो पता नहीं,
और हमने उससे कुछ लिया नहीं, उसने हमको कुछ लिया नहीं, लेकिन हमें लाइक गुड्स मिल गए। तो आपको देखो तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल बाय ए एंड बी अबव, दोनों से नहीं हुआ, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी। तो लाइक काइंड और क्वालिटी कितने रुपए का है बेटा, 5,25,000। तो ऐसे केस में हमारी वैल्यू हो जाएगी फिर 5,25,000। इतने सिंपल क्वेश्चंस आते गए, पता होना चाहिए बस रूल क्या है। ओके, तो ये 27 के सब एग्जाम्पल चल रहे हैं। देन कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड टैक्स पेबल दोनों निकालना। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी पेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो क्या है देखो, एबीसी मैन्युफैक्चर्ड अ स्कूल बैग्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 18। XYZ Limited purchased 500 bags at a contracted price of ₹1,000 per bag. Okay, ABC ने मैन्युफैक्चर किया बैग्स और उसको XYZ ने परचेज किया। कितने बैग्स परचेज किए बेटा, 500, और एक बैग की कॉस्ट है ₹1,000। गुड, excluding GST and discount. From the ABC, XYZ Limited supplied the chain used in the manufacturing of the bags to ABC Limited without consideration as per instruction of ABC. Good. तो देखो ये ABC Limited और ये XYZ Limited, तो ये बैग मैन्युफैक्चरर है और ये चेन मैन्युफैक्चरर और ये बैग मैन्युफैक्चरर। ग्रेट, इसने इसको बैग दिया, कितनी बैग दिया, 500 बैग्स एट 1,000 पर बैग, और इसने इसको चेन दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। कितनी चेन दिया बेटा, बैग को जो चेन लगती है ना वो चेन, कितनी चेन दिया फ्रॉम द एबीसी, सप्लाइड द चेन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बैग विदाउट कंसिडरेशन एज पर। हाँ चलो, तो नहीं दिया, मतलब हम मान के चलते कि 500 चेन उसने दिया होगा। ओके, अब देखो क्या बोलते, द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द चेन्स सो सप्लाइड इज 50 पर चेन। अब इसकी ओपन मार्केट वैल्यू दी हुई 50 पर चेन। ग्रेट, ऑल्सो द डिस्काउंट ऑफ 20 पर बैग इज गिवन बाय द सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड द सेम हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड फॉर द सप्लाई। जीएसटी इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। तो इनवॉइस में पूरा मेंशन किया, डिस्काउंट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन क्या हुआ कि एबीसी ने क्या किया, जो उसको बैग्स दिए हैं उसके बदले में उससे क्या लिए, चेन लिया। तो कंसीडरेशन देखो होनली इन मनी में नहीं है, मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है, हमने कुछ कम उससे लिया होगा क्योंकि उसने हमें चेन सप्लाई किया। रूल 27 में फंस गया है, सिंपल। तो क्या करेंगे देखो, वैल्यू क्या आएगी, 1,000 रुपीज इंटू 500 बैग्स। ओके, 1,000 रुपीज इंटू 500 बैग्स। एक सेकंड इधर लेता हूं, वैल्यू वुड बी 1,000 रुपीज इंटू 500 बैग्स। ओके, प्लस चेन सप्लाइड, उसकी कॉस्ट, उसने हमको चेन दिया ना तो उसकी कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा, इतनी 50 रुपीज इंटू 500 बैग, बराबर। ये जो भी वैल्यू आएगी, लेस क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट पर बैग 20 रुपीज इंटू 500 पर बैग। जो भी वैल्यू आएगी इट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। देख लो आंसर, ऐसा होना चाहिए। करेक्ट, ग्रेट, स्मार्ट पीपल। और उसके ऊपर फिर जीएसटी लगेगी। ओके, चलो देन Sumesh and Company provides the technical consultancy to a group of companies for annual retainership fee 25 lakhs. तो Sumesh and Company टेक्निकल कंसल्टेंसी ग्रुप है, 25 लाख रुपए लिए और टेक्निकल कंसल्टेंसी दी एक ग्रुप ऑफ कंपनी। ओके, इट इज गिवन अ रूम इन अ हेड ऑफिस ऑफ अ ग्रुप फॉर एक्सक्लूसिव यूज। लेकिन देखो क्या किया, ये जो ग्रुप ऑफ कंपनी थी उन्होंने सोमेश एंड कंपनी को एक रूम दे दिया, है ना, जैसे ऑफिस के लिए एक रूम दे दिया कंसल्टेंसी, वहां पे उनके क्लाइंट आएंगे सोमेश एंड कंपनी, राइट, और उससे कोई चार्ज नहीं कर एक ग्रुप ऑफ कंपनी, और ऊपर से 25 लाख रुपीज भी दे रहे, राइट। इसका मतलब ये हुआ बेटा
कि ये सोमेशन कंपनी की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए सर्विस की, 25 लाख से भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रूम फ्री में दे रहा ना, दुनिया में कोई चीज फोकट में नहीं मिलती, मतलब एक इनडायरेक्ट कंसिडरेशन। द सोमेशन कंपनी पेज द जीएसटी ऑन 25 lakhs. Is the value for the service provided by Someshan company is correct in GST law? If not, please elaborate. ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 25 lakhs तो कंसिडरेशन लिया, उसके अलावा वो रूम की कॉस्ट क्या है, मतलब जो अगर वो रूम ओपन मार्केट में रेंट पे देते थे तो फिर उसकी कॉस्ट क्या होती, यहां पे ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं, राइट। तो रूम की कॉस्ट देखना पड़ेगा, कॉस्ट मतलब रेंटेड कॉस्ट, और वो ये 25 lakhs में ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो देखो वहां पे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं, तो हम वहां पे लिख के छोड़ देंगे। द वैल्यू ऑफ 25 lakhs फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय सोमेशन कंपनी इज नॉट करेक्ट इन जीएसटी लॉ। सोमेशन कंपनी गेट्स एन ऑफिस रूम फ्री ऑफ कॉस्ट which is an additional non-monetary consideration for its services. The market value of the rent of room must be added in retainership fee in order to arrive at the value of taxable supply of provided by Someshan company as per rule 27 of CGST rule of valuation. वो करना ही पड़ेगा, राइट। इतने सिंपल क्वेश्चंस आते, राइट। चलो फिर 28 रूल, ओके, 28 के क्वेश्चंस करते हैं, ये भी बहुत सिंपल रहते। चले शुरू करें। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए रूल 28 वो भी देख के आए थे अपन। देखो, Mr. X located in Jaipur purchases 2000 drawing boxes for rupees 2 lakhs from Messrs Stationers Limited, a wholesaler located in Delhi. Great. तो X ने 2 lakhs रुपीज में मिस्टर स्टेशनर से कुछ ड्राइंग बॉक्सेस ली। मिस्टर X son is employed in Messrs Stationers Limited. अब X का जो सन है जिसने परचेसर है, उसका सन वो कंपनी में एम्प्लॉय। The price of each drawing boxes in open market is 120. लेकिन अगर इनको देखा जाए तो इनको कितने में मिला, 100 रुपीज में। कैसे बेटा, 2 lakh divided by 2000. The supplier additionally charges 5000 delivery charges of the goods to the recipient's place of business premises. तो मेरे हिसाब से देखो, अगर आप सोचेंगे तो जो परचेसर है उसका, परचेसर का सन वो कंपनी में एम्प्लॉय, उससे कोई फर्क नहीं, ही इज नॉट रिलेटेड पर्सन। अगर आप जो परचेसर उसका सन वो कंपनी में एम्प्लॉय हुआ तो ये कंपनी का और आपका मतलब परचेसर का कोई एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं। देखो कैसे, ये मिस्टर एक्स है और ये कंपनी, अब ये कंपनी में मिस्टर एक्स का सन जो है ही इज एम्प्लॉय, तो इसलिए उसने क्या किया, ये कंपनी ने इसको 200 रुपए में 200 नहीं कितना 100 रुपीज में 100 रुपीज पर ड्राइंग बॉक्स दी, राइट। और इसके साथ प्लस 5000 कार्टिंग चार्ज लगाया पूरा में, राइट। तो ये एक्स का सन एम्प्लॉय होने से ये दोनों रिलेटेड बन गए क्या, मिस्टर एक्स और कंपनी? ऑफ कोर्स नॉट, ऐसे रिलेटेड की डेफिनेशन में कहीं ही नहीं, राइट। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू करेक्ट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, 100 रुपीज इंटू 2000 बॉक्सेस, ये आ गया 2 lakhs रुपीज, प्लस ये चार्जेस, कौन से चार्जेस है वो, डिलीवरिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस 5000, तो टोटल वैल्यू वुड बी 2,05,000। रिलेटिव की डेफिनेशन में ऐसा कोई क्लॉज नहीं, ओके। देन जगतगुरु टेक्सटाइल ट्रांसफर द स्टॉक ऑफ 15,000 meters of cloth costing 15 lakhs, requiring further processing before sale from a Bellary in Karnataka टू भिलवाड़ा ब्रांच इन राजस्थान। ओके, तो ये जगतगुरु टेक्सटाइल है, सेल के पहले वो स्टॉक पे कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। 15,000 मीटर का क्लोथ है जिसकी वैल्यू, कॉस्ट है, कॉस्ट इज 15 लाख, तो उसने भिलवाड़ा ब्रांच को भेजा। द भिलवाड़ा ब्रांच अपार्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग इट्स ओन गुड्स
है ना, खुद की ब्रांच है भिलवाड़ा में। तो इसके अलावा मतलब ये तो प्रोसेस करता ही है, इसके अलावा ही एंगेजेस इन द प्रोसेसिंग ऑफ सिमिलर गुड्स बाय द अदर पर्सन हु सप्लाई द सेम वेराइटी ऑफ द गुड्स एंड देयर आफ्टर सेल्स दिस प्रोसेस्ड गुड्स टू द होलसेल। तो इसकी जो जगत गुरु की जो भिलवाड़ा की ब्रांच है, वो भिलवाड़ा की ब्रांच जगत गुरु के तो प्रोसेसिंग करते ही है जो एक क्लोथ है, उसके अलावा और कोई लोग आए उनके भी सेम काइंड के गुड्स के, सेम काइंड के क्लोथ रहते हैं उनकी भी प्रोसेसिंग ये करता है। ओके, कौन? भिलवाड़ा ब्रांच। देयर आर नो अदर फैक्ट्रीज इन नेबरिंग एरिया विच आर एंगेज इन द सेम बिजनेस दैट ऑफ राजस्थान यूनिट। और ये राजस्थान यूनिट के अलावा ऐसी कोई फैक्ट्री आजू बाजू में नहीं जो ये काम करे। गुड्स ऑफ द सेम काइंड एंड क्वालिटी सप्लाइड इन लॉट्स ऑफ 15,000 मीटर्स ईच टाइम by another manufacturer, देखो, another manufacturer located in Rajasthan, the price for such a goods is 14 lakhs। अब उन्होंने क्या बोला कि ये जो ब्रांच थी, चलो यहां पे समझ लीजिए अपन, देखो ये जगत गुरु नाम भी देखो, देखो ये कहां का? कर्नाटका का। इसकी ब्रांच है एक राजस्थान। तो इसने इसके पास 15,000 मीटर्स का क्लोथ भेजा और जिसकी कॉस्ट है 15 लाख। ओके, तो ये प्रोसेस करने के लिए भेजा। अब राजस्थान वाले के पास और भी कोई एक मैन्युफैक्चरर है जिसकी सेम काइंड का 15,000 मीटर का ही वो क्लोथ है जिसकी प्राइस है 14 लाख। अब सवाल ये उठा कि ओपन मार्केट में तो 14 लाख का माल है और जगत गुरु की कॉस्ट कितनी आ रही है? 15 लाख। तो फिर अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए कौन सी कंसीडर करेंगे? क्योंकि देखो जगत गुरु एंड राजस्थान की जो ब्रांच है, राजस्थान ब्रांच, दीज आर सेपरेट लीगल एंटिटीज, राइट। और भले ये फ्री ऑफ कॉस्ट बेच रहे लेकिन उनके ऊपर एक दूसरे को फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे ना, लेकिन फिर भी जीएसटी लगे। तो आप इसको मतलब ये जो अदर पर्सन है इसको जगत गुरु के साथ कंपेयर कर सकते थे? द आंसर इज नो। व्हाई बेटा? क्योंकि ये कर्नाटका से राजस्थान में आ रहा है, तो यहां की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंसीडर नहीं की। ये तो राजस्थान का ही बंदा है जो 14 लाख वाला है, ये बंदा राजस्थान का ही, लेकिन यहां जगत गुरु जो भेज रहा है इसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लग रही जो यहां कंसीडर नहीं की गई। ओके, गॉट द पॉइंट। तो ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप इसका वैल्यूएशन नहीं कर सकते, राइट। तो फिर हमारे पास एक रूल था, याद है आपको? रूल 30 और 31 में हमने देखा था बेटा कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या करते हैं? 110% ऑफ कॉस्ट, 110% ऑफ कॉस्ट। तो 15 लाख का 110% ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो देखो कर लो पूरा आंसर आप। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ सप्लाई शॉल बी 110% ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस्ट। तो 15 लाख का 110% वुड बी 1,65,000। ये पूरा जो मैंने बताया आपको वो लिखा हुआ है, फटाफट गो थ्रू कर। Then next, CG Limited supplied the printers from its establishment located in Maharashtra to its computer manufacturing unit in Rajasthan. Okay, at 10,000 per unit. CG Limited supplied such a printer during the same period to independent recipient at 14,160 in the market. तो इनसे क्या किया? इट्स एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड इन महाराष्ट्र टू कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन राजस्थान। तो अपने ही दूसरे ब्रांच को 10,000 रुपए में बेचा, बट ओपन मार्केट प्राइस कितनी है इसकी? 14,160। तो आपको इतने में देना पड़ेगा 14,160। कोई डिस्काउंट वगैरह? दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो इसमें से जीएसटी बाहर निकालो तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई मिली। सिंपल ऐसा, कोई खास नहीं। ओके, देन नेक्स्ट, SS Limited manufactures a customized product A at the unit in Madhya Pradesh and supplied it to another establishment. मध्य प्रदेश में, और ये अपने दूसरे ही एस्टेब्लिशमेंट को बेच रहा है, लोकेटेड इन राजस्थान। द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस इज 9 lakhs। कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस 9 लाख है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ A is ₹10 lakh. SS is a sole manufacturer of this product. Determine the taxable value of supply and calculate CGST and SGST at the rate of 5%.
And would your answer be different if the establishment in Jaipur is eligible to avail the input tax credit? ये आपको बहुत डिटेल में मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा तो दो पार्ट हमने किए थे बेटा. If recipient eligible to take ITC and if recipient not eligible to take ITC. याद है आपको? जैसे दो पार्ट में हम लोगों ने बताया था मैंने आपको एग्जांपल. तो देखो वहां पे सेम सिचुएशन है. यहां पे देखो, द पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेयर इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और दैट ऑफ वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच ए रजिस्ट्रेशन बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन. ये दोनों को अलग अलग माना जाएगा, बहुत कॉमन है. SS Limited is the sole manufacturer of the product and hence the value of supply shall be determined as per Rule 28 read with Rule 30 of CGST Rule 2007. तो पहले कैसे देखो, 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेना पड़ेगा. उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 10 लाख. उसका 110% और फिर ये 110% जो है 11 लाख. ये 11 लाख पे 5% GST लगेगा, राइट. एंड इन सेकंड सिचुएशन, if establishment is able to take the input tax credit, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अवेल है, मतलब ले सक रहा है, ये वाले केस में if he is able to take the input tax credit, then इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 9 लाख ओपन मार्केट वैल्यू. एंड if he is not eligible, इसका पूरा डिटेल में लॉजिक मैंने लेक्चर में आपको बताया, तो 9 लाख का 5%. और अगर ये नहीं है तो फिर रूल 30 में हमको वैल्यूएशन करना पड़ेगा. ओके, सब डिटेल में, बहुत डिटेल में देख चुके हैं सब चीजें. दिस इज होमवर्क फॉर यू. वेरी सिंपल क्वेश्चन. अभी के अभी करो, लेक्चर को पॉज करो. वेरी सिंपल. एंड फिर लास्ट देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस सप्लाई मेड थ्रू द एजेंट. तो एजेंट से सप्लाई किया तो क्या रहेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई? ये बहुत डिटेल में हम लोगों ने देख चुका है रूल 29 में. याद है आपको? यस. तो रूल 29 में हम लोगों ने ये एजेंट सप्लाई का स्टडी किया. देखो, होम अप्लायंसेस लिमिटेड फरीदाबाद हैज 15 एजेंट लोकेटेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ हरियाणा. द स्टॉक ऑफ वैक्यूम क्लीनर इज डिस्पैच्ड ऑन जस्ट इन टाइम बेसिस फ्रॉम होम अप्लायंसेस लिमिटेड टू द लोकेशन ऑफ द एजेंट बेस्ड ऑन द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ अ वेरियस डीलर. तो ये होम अप्लायंसेस लिमिटेड जो है उसके बहुत सारे एजेंट्स है और 15 एजेंट्स है लोकेटेड इन स्टेट ऑफ हरियाणा. तो जैसे जैसे उनको वो एजेंट्स को डीलर से ऑर्डर आता है वैसे वैसे जस्ट इन टाइम बेसिस पे, मतलब इमीडिएट, ये होम अप्लायंसेस उनको गुड्स बेचते जाता है. होम अप्लायंसेस लिमिटेड इज एंगेज इन होलसेल सप्लाई ऑफ वैक्यूम क्लीनर इन फरीदाबाद. और ये खुद भी अपनी शॉप से फरीदाबाद में वैक्यूम क्लीनर बेचता है होलसेल. An agent places the order of dispatch of 20 vacuum cleaners on 10th of December 2018. The home appliances had sold 20 vacuum cleaner to a retailer in Faridabad on 8 December 2018 for rupees 1,30,000. तो एजेंट ने 20 वैक्यूम क्लीनर का ऑर्डर दिया है, इसने सोल्ड किया सामने वाले को एजेंट, और यहां से बुलवाया होगा होम अप्लायंसेस लिमिटेड से. और होम अप्लायंसेस लिमिटेड ने एट द सेम टाइम सेम टाइप के वैक्यूम क्लीनर मार्केट में कितने में बेचा बेटा? 1,30,000. और एजेंट को कितने में मिला? देखो, द एजेंट इफेक्ट्स द सेल ऑफ 20 यूनिट्स टू द डीलर हु वुड इफेक्ट द सेल्स प्राइस ऑन MRP 7,000 पर यूनिट. ओके, तो फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा? ओपन मार्केट वैल्यू लेते या फिर दिया वहां पे देखो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज. ओके, देखो, therefore the transfer of the goods by principal, that is home appliances limited, to its agent for the supply with effect of sale on the behalf of principal would be deemed to be supply although it made without the consideration. तो ये होम अप्लायंसेस लिमिटेड उसके एजेंट को जो बेचेगा उसको भी हम क्या मान लेंगे? सप्लाई. द वैल्यू वुड बी ईदर द ओपन मार्केट वैल्यू और 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रेसिपिएंट ऑफ द इंटेंडेड सप्लाई टू द कस्टमर. है ना? मतलब क्या कि देख, ओपन
आपको चार्ट निकाल के बताता हूं। तो ये ओपन मार्केट वैल्यू, कितनी ओपन मार्केट वैल्यू बताओ? 1,30,000। ओपन मार्केट वैल्यू 1,30,000। और ये एजेंट को रेसिपिएंट से कितना पैसा मिला? 7,000 अमाउंट रिसीव्ड। कितना मिला बेटा? कितना? 7,000 पर यूनिट, मतलब 7,000 इंटू 20 वैक्यूम क्लीनर, इट कम्स 1,40,000। तो 1,40,000 का 90% ऑफ 1,40,000 इतना आता है। देखो 1,40,000 इंटू 90%, तो ये आता है 1,26,000। सो एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी के ऑप्शन पे वैल्यू ले सकता है। तो ऑफकोर्स वो कौन सी वैल्यू लेगा बेटा? कम वैल्यू, ताकि जीएसटी कम आ जाए। ये वैल्यू पे जीएसटी, ओपन मार्केट वैल्यू और 90% of the value price charged by the recipient of the intended supply to its customer at the option, right? Thus, the value of the supply for Home Appliances Limited to its agent would be 1,30,000 or 1,26,000 at the option chosen by Home. तो Home Appliance Limited जब बिल बनाएगा तो कितने का बनाएगा? 1,26,000, right? Okay. हेलो गाइज, टैली विद टैक्स, व्हाई दिस कोर्स? गाइज, ये कोर्स में मैंने एक्चुअल आपको जो ऑफिस में एंट्रीज होती है, यू कैन वॉच द डेमो, उसमें दिखेगा कि जो एक्चुअल बिल्स की एंट्री होती है आपकी, वो एंट्रीज मैंने इसमें दिया है, अलॉन्ग विथ टैक्स का तड़का, जीएसटी, टीडीएस, इसको कैसे यूज करे, ऐसे बिल्स की एंट्री कैसे पास करे। ये कोर्स देखने के बाद यू विल गेट रेडी फॉर द जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू।